नहीं, मैं एक काले इंसान की बीवी नहीं बन सकती। तुमने मुझे धोखा दिया है, दूर रहो मुझसे। दिल्ली शहर के एक घर में एक काली और एक गौरी बहनें रहती थी। उपासना, तू तैयार हो गई? चल आज दोनों एक साथ कॉलेज चलते हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसी लड़की के साथ कॉलेज जाऊंगी? उपासना, हम दोनों बहनें हैं। इसी चीज का तो दुख है कि हम दोनों बहनें हैं। एक बार तो खुद को शीशे में देख और मुझे देख, तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनकर काजल दुखी होकर कॉलेज के लिए चली जाती है। अब वासना भी मुंह बनाकर जाने लगती है तो उसकी माँ उसे रोक लेती है। अरे उपासना बेटा, तू बिना खाए कहाँ जा रही? और काजल को क्या हुआ? आज उसने भी खाना नहीं खाया, ऐसे ही चल पड़ी। होना क्या है, हमेशा की तरह साथ में चलने के लिए कह रही थी और जब मैंने उसे उसकी हकीकत दिखा दी तो मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। कितनी बार मैंने इसे कहा है थोड़ा मेकअप कर ले, क्रीम लगा ले, पर नहीं, इसे तो अपना काला रंग ही पसंद है। इससे तो मैं परेशान आ गई हूँ। ये दोनों ही साधना की सगी बेटी थी, पर साधना दोनों में ही फर्क करती थी। ऐसे ही कुछ समय बाद एक दिन दोनों बहनें कॉलेज जा रही थी। वही सामने से एक बच्चा भी आ रहा था और सामने से एक गाड़ी आ रही थी। वो बच्चा सीधे जा रहा था। काजल जल्दी से उस बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है और सड़क पर जो पानी था, कार की वजह उछलकर वो पानी वासना पर गिर जाता है। बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही है। अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो? उसका तो पता नहीं, पर आज ये साबित हो गया काजल कि मैं तेरे साथ कहीं आ जा नहीं सकती। तेरी वजह से और इस बच्चे की वजह से मेरे इतने महंगे कपड़े और मेकअप खराब हो गए। अब क्या मैं ऐसी हालत में घर जाऊंगी? अरे कोई बात नहीं उपासना यार, हम तेरे दोस्त हैं, कब काम आएंगे? तो हमारे साथ हमारे घर चल, हमारा घर यहीं पास में है। और वैसे भी जब तुम दोनों बहन एक साथ चलती हो तो लगता है कि दिन और रात एक साथ चल रहा है। काजल का वे सभी मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बेचारी चुपचाप खड़ी सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद वे सभी वहां से चली जाती है। वही पास में खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसे काजल बहुत पसंद आ गई थी। वो सीधा घर जाकर अपनी माँ को काजल के बारे में बताता है। माँ, उसका सांवला रंग और गोरा दिल देखकर मेरा दिल उस पर आ गया है। माँ, वो मेरी कॉलेज की ही है। आप प्लीज मेरा रिश्ता लेकर उसके घर चलो ना। अच्छा ठीक है बाबा, ले जाऊंगी उसका रिश्ता, पर पहले तू अपने एग्जाम तो क्लियर कर ले और अपने पापा की कंपनी संभाल ले, क्योंकि कोई भी माँ बाप बेरोजगार के हाथों में अपनी लड़की का हाथ नहीं देते। सही कहा माँ, अब तो मैं काजल को पाने के लिए दुगनी मेहनत करूँगा। विक्रम को काजल इतनी पसंद आती है कि वो हर समय उसी के बारे में सोचता है और कॉलेज में भी उसे ही देखता है। अब ऐसे ही कुछ समय बिता गया और उन सब की पढ़ाई खत्म हो गई। अब साधना भी अपनी बेटी में रिश्ता देखने लगी। विक्रम भी अब कंपनी को संभालने लगा और कुछ टाइम बाद अपनी माँ को लेकर काजल के घर गया। माफ करना जी, पर हमने आपको पहचाना नहीं। अब बहन भाई साहब, मैं विक्रम की माँ हूँ। विक्रम आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, इसीलिए बिना बताए हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आ गए हैं। माफ करना बहन, पर मैंने अपनी उपासना का रिश्ता पहले ही सुनील बेटे से तय कर दिया है। कोई बात नहीं बहन जी, हमारी एक और बेटी है। अगर आप चाहे तो हम ये रिश्ता अब भी तय कर सकते हैं। भाई साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हम यहाँ उपासना के लिए नहीं बल्कि काजल का हाथ मांगने के लिए ही आए हैं। क्या काजल का? अरे काजल का रिश्ता सुनकर आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? देखा है आपने लड़के को? कहाँ लड़का इतना स्मार्ट और कहाँ हमारी काजल? कोई मेल नहीं है इन दोनों का। अगर कल को हमारी बेटी को कोई दुख उठाना पड़ा तो माफ करना बहन, आप चले जाइए, हमें कोई रिश्ता नहीं करना। आंटी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी काजल की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, फिर एक साथ आपके घर में 2 बारात आएंगी। विक्रम की अच्छाई देखकर सुरेश अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भी कर देता, जिसके कुछ समय बाद दोनों बारात लेकर आ जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। अब काजल बहुत खुश थी और उपासना भी गौरा पति पाकर बहुत खुश थी। सुनील जी, आप तो मेरे सपनों के राजकुमार से भी ज्यादा गोरे और सुंदर निकले। मुझे तो लगता था कि मुझसे ज्यादा गोरा शायद कोई हो ही नहीं सकता, पर आपने तो सुंदरता में मुझे भी फेल कर दिया। उपासना, ये लो तुम्हारा नजरिया है, इसलिए मैं तुम्हें सुंदर दिखता हूँ, वरना हर कोई बस मेरा मजाक ही बनाता रहा है। लोगों के ताने और उनके मजाक सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं खुद को बदल दूंगा, और मैंने खुद को बदल दिया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा वैसे आप मुझे हनीमून पर कहाँ ले जा रहे हो?
जहाँ तुम कहो। मैं तो कहता हूँ कि हम एक साथ डिसाइड करते हैं कि हम बाहर कहाँ घूमने जाएंगे, पर उससे पहले हम 5 स्टार होटल में चलते हैं एक साथ डिनर करने के लिए। क्या 5 स्टार होटल में? थैंक यू सो मच सुनील जी, मेरी जिंदगी में आने के लिए। उपासना सुनील जैसा गोरा और हैंडसम पति पाकर बहुत खुश हो रही थी, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। थोड़ी देर बाद सुनील अपना मेकअप उतार कर बाहर आता है तो उसका काला रंग और बदसूरत चेहरा उपासना के सामने आ जाता है। तुम्हारी जैसी बीवी पाकर मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मुझे इस मेकअप की जरूरत नहीं है। मैं अपने असली रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आपको क्या हो गया? आप इतने काले बदसूरत कैसे हो गए? आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? उपासना, मैं क्यों तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि लोग मेरा मजाक बनाते थे क्योंकि मैं काला था, और यही मेरा असली रंग है। और तुम तो मुझे दिल से प्यार करती हो, फिर तुम मेरे काले रंग को देखकर हैरान क्यों हो गई? नहीं, मैं एक काले इंसान की बीवी नहीं बन सकती। तुमने मुझे धोखा दिया है, दूर रहो मुझसे। उपासना सुनील का ऐसा बदसूरत चेहरा देखकर तिलमिला जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी शादी काले कलूटे बदसूरत के साथ कर दी और काजल की शादी इतने हैंडसम लड़के के साथ, जबकि हैंडसम लड़का मुझे मिलना चाहिए था, पर मुझे वो काला बदसूरत पति मिल गया। उपासना, ये तू क्या कह रही है? अगर दामाद जी सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या खराबी उनके रंग रूप में? वो तुझसे भी ज्यादा गोरे और सुंदर हैं। माँ, मुझे भी अब तक यही लगा था जब तक उनका असली चेहरा नहीं देखा था, पर जब मेकअप उतार कर वो मेरे सामने आए तो उनका काला रंग देखकर मेरे होश उड़ गए। आपने मेरी शादी गलत लड़के से करवा दी। मैं अपने काले बदसूरत पति के साथ चलूंगी तो क्या कहेंगे लोग? गोरी को काला और काली को गोरा पति मिल गया। नहीं माँ, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं आ रही हूँ आपके पास। उपासना अपने बदसूरत पति से परेशान थी, वही काजल के सारे दुख दर्द धीरे धीरे कम हो रहे थे। काजल, हम सिंगापुर जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या? सिंगापुर? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो लोग मेरे साथ साथ आपका भी मजाक बनाएंगे। तो बनाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? तुम अब चलो, पैकिंग कर लो, कल ही निकल रहे हैं हम। अब अगले दिन काजल अपने पति के साथ सिंगापुर चली जाती है और घूमते हुए अपने पति के साथ फोटो लेकर वहां सफर लगाती है, जिसे देख उपासना और भी ज्यादा जलने लगती है। काश कि मेरी शादी विक्रम से होती। मैं इस काले सुनील को डिजर्व नहीं करती और ना ही विक्रम उस काजल को, पर फिर भी लंगूर के हाथ में अंगूर और मुझ जैसी सुंदर सी लड़की को ऐसा बदसूरत पति मिल गया। काजल को इतना ज्यादा खुश देखकर उपासना को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना फोन तोड़ देती है। क्या हुआ उपासना, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपने काले रंग के बारे में नहीं बताया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है और अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में एक पल नहीं रह सकती। उपासना, तुम ये क्या कह रही हो? माना कि मैं काला हूँ, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम सिर्फ एक रंग के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुनील उपासना को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और अपनी माँ के घर चली जाती है। और वही दूसरी ओर काजल अपने पति के साथ एंजॉय कर रही होती है और काजल अपने मायके आकर बैठ जाती है। क्या वो जो बाहर वॉशरूम है, मुझे उसी में ही अपने कपड़े बदलने होंगे? हाँ भाभी, यहाँ तो एक ही वॉशरूम है और उसी को हम सब यूज करते हैं और आपको भी वही यूज करना होगा। किशनपुर नाम के एक गांव में सुनीता नाम की औरत तीनों बच्चों के साथ एक कमरे में रहती थी। या तो बिस्तर लगा दे। अगर तू बर्तन साफ कर रही है तो मैं भी बाहर से कपड़े उतारने जा रही हूँ। तुम दोनों से कुछ बोलना ही बेकार है। रहने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है और आज मेरा मूड भी ठीक नहीं है। मैं खुद ही बिस्तर लगा रहा हूँ। भाई इतना बोलकर खुद ही बिस्तर लगाकर सो गया। सुनीता अपने बेटे को ऐसे दुखी देखकर अपनी बेटियों से कहती है, आज तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? आज से पहले तो उसने कभी बिस्तर नहीं लगाया और आज इतनी जल्दी कैसे सो गया? पता नहीं माँ, सुबह से ही भैया का मूड ठीक नहीं है। कुछ भी बोलो तो नाराज हो जाते। आप ही बात करना सुबह इनसे। हाँ माँ, आप ही बात करके देखना, क्या पता आपको कुछ बता दे। ऐसा कहकर वो तीनों भी अब सो जाती है। अगले दिन सुबह दीप बिना किसी से कुछ बोले घर से चला जाता है और ये देख सुनीता और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर दीप सीधा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। प्रिया, ये कैसी जिद है? तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी मैं छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ। हमारा एक कमरे का घर है, उस कमरे में ही रसोई है, उस कमरे में हम नीचे जमीन पर सोते हैं।
तुम इतने बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारा बाथरूम सेपरेट है, तुम्हारा रूम सेपरेट है, तुम्हारे कमरे में इतना बड़ा बेड है, अलमारी है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। दीप, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे पैसों से नहीं, और मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी गरीबी भी मंजूर है। बस अब तुम जल्दी से मुझे ये बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान दे दूंगी। प्रिया, आज के बाद ऐसी बातें फिर कभी मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। अब दीप शादी के लिए मान जाता है और प्रिया भी सबको मना लेती है। उसके बाद वे दोनों शादी करके घर आ जाते, जहां उसको एक छोटा सा कमरा मिलता है सबके लिए। क्या हुआ भाभी, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं? हाँ, वो दरअसल मेरा बहुत सारा सामान कमरे के बाहर रखा है और कमरा तो पहले से ही पूरा भरा पड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं। भाभी, हमारे कपड़े तो खुद बैग्स में भरे पड़े हैं, आप बैग अंदर ले आओ और बैग में ही अपने कपड़े रखो, क्योंकि हमारे घर में अलमारी रखने की जगह तो है नहीं। बहू, तो फिक्र मत कर, तेरा कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। तू यहाँ जो सामान जहाँ रखेगी तुझे वहीं मिलेगा। हाँ माँ जी, मुझे पता है। वैसे माँ जी, मुझे वॉशरूम जाना था कपड़े चेंज करने के लिए। वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम तो बेटा कमरे के बाहर ही है। जा पूजा बेटा, जल्दी से भाभी को वॉशरूम दिखा दे ताकि वो कपड़े बदल सके। क्या वो जो बाहर वॉशरूम है, मुझे उसी में ही अपने कपड़े बदलने होंगे? हाँ भाभी, यहाँ तो एक ही वॉशरूम है और उसी को हम सब यूज करते हैं और आपको भी वही यूज करना होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, बताया था मुझे दीप ने इस बारे में भी। अब प्रिया बाहर कपड़े बदलने चली जाती है। अब रात हो गई, सभी सो गए, पर प्रिया को नीचे जमीन पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बार बार करवट ले रही थी। क्या हुआ प्रिया, तुम्हें नींद नहीं आ रही जमीन पर? हाँ, आज से पहले मैं कभी जमीन पर सोई नहीं ना, पर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मुझे इसकी भी आदत हो जाएगी। मुझे माफ करना प्रिया, मैं तुम्हें कोई फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा। तुम्हें मेरी वजह से कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीप, दुखी मत हो, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी तुम्हारे लिए। अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ जाएगी। अब प्रिया ऐसा बोलकर सोने की कोशिश करती है। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक रात को जब दोनों बहनें खाना बना रही थी तो वो घर का पंखा बंद कर देती है। अरे पूजा, तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया? पहले से इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुमने पंखा भी बंद कर दिया। भाभी, मैं खाना बना रही हूँ ना, अगर पंखा चलेगा तो खाना सही से बन नहीं पाएगा, इसलिए जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक आपको ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और अगर भाभी आप गर्मी बर्दाश्त ना कर पाओ तो आप कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाना। चलो कोई बात नहीं पूजा, तुम खाना बना लो, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना। भाभी, आप गलत बोल रही हो, हमें आपकी नहीं बल्कि आपको हमारी जरूरत पड़ने वाली है। अभी आप नहीं हो इसलिए हम खाना बना रहे हैं, कुछ दिनों के बाद तो आपको ही पूरा घर संभालना है। क्या मुझे? पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है और ना ही घर का कोई काम करना आता है, मैं ये सब कैसे संभालूंगी? कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो हम है ना, हम तुझे सब सिखा देंगे। तू इधर आ, मेरे पास बैठ और देख मैं कैसे पायदान बना रही हूँ। अब प्रिया अपनी सास के पास बैठकर पायदान बनाना सीखती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। प्रिया अब घर का सारा काम सीख जाती है और सबके लिए खाना भी बनाती है। वाह भाभी, आज तो आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। सच में भाभी, आज आपके हाथ का खाना खाकर लग रहा है कि आप पूरी तरह से खाना बनाना सीख चुकी हैं। अरे तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती भाभी से अकेले काम करवाते हुए? तुम दोनों जानती हो ना कि तुम्हारी भाभी कितने बड़े घर की बेटी है। अगर उनके घर वालों को पता चला कि तुम दोनों अपनी भाभी से घर के सारे काम करवाती हो तो तुम्हारी भाभी के मायके वाले आकर तुम्हें डंडे से मारेंगे। रिया, पूजा, तुम दोनों डरो मत, मेरे घर वाले यहाँ नहीं आने वाले। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम कहीं दूसरी जगह एक घर ले जो 2-3 कमरे का हो, ताकि हम सबका गुजारा अच्छे से हो सके। अब बस इस एक कमरे के घर में गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा है, और वैसे भी अब तो दीप जी की सैलरी भी बढ़ गई है और मैंने उनसे इस बारे में बात की थी, पर माँ जी उन्होंने कहा था कि पहले मैं आपसे बात करूं। बाहू, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। आज तूने ऐसी बातें बोल दी, आइंदा से मैं ऐसी बातें ना सुनूं। ये एक कमरे का घर तेरे ससुर जी ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था और मैं अपने पति की आखिरी निशानी को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। माँ जी, मेरा इरादा आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों में हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा और इतने छोटे कमरे में इतने लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल है।
कुछ मुश्किल नहीं है बहू, मैंने इस छोटे से एक कमरे के घर में ही अपने तीनों बच्चों की परवरिश करी है। माँ तुम नाराज क्यों हो रही हो? तो नहीं समझेगी बेटा। सुनीता प्रिया की ऐसी बातें सुनकर नाराज होकर वहां से उठकर चली जाती है। अब शाम हो जाती है। जब दीप घर आता है तो प्रिया उसे सारी बातें बताती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी दुख नहीं देखे, पर तुमसे शादी करने के बाद मैंने इन दुखों को खुशी खुशी अपनाया है। पर आज जब हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और मैंने इतने दिनों में पहली बार कुछ मांगा है, तो सब नाराज क्यों हो रहे हैं? हम इस जगह को क्यों नहीं छोड़ देते? दीप तुम एक बार माँ को समझाओ ना। प्रिया, तुम जो कहना चाहती हो वो मैं समझ रहा हूँ, पर माँ कभी नहीं मानेंगी। भैया भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हम सबको मिलकर माँ को समझाना चाहिए, माँ जरूर मानेंगी। ठीक है, माँ को घर आने दो, हम सब मिलकर बात करेंगे। सुनीता अब थोड़ी देर बाद घर आती है तो दीप सबके साथ मिलकर अपनी माँ को समझाता है। माँ, एक बात प्रिया की तरफ देखो, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर यहाँ आकर उसने हमसे कभी कोई शिकायत नहीं करी और न ही कुछ मांगा। उसने यहाँ आकर हर चीज के साथ एडजस्टमेंट किया, हमारी गरीबी झेली, घर के काम करना सीखा। क्या आपको नहीं लगता जब प्रिया ने खुद को हमारे लिए इतना बदला है तो हम भी प्रिया को थोड़ी खुशियाँ दे सकें? पर बेटा मैं इस एक कमरे के घर को कैसे छोड़ दूं? यहाँ तुम तीनों भाई बहन का बचपन बीता है। इस घर में मेरी बहू आई थी और ये घर मेरे पति ने खुद बनाया था। माँ जी आप जो कहना चाहती है मैं समझ रही हूँ, इसलिए हमने फैसला किया कि हम इस घर को नहीं बेचेंगे और ना ही इस घर को अकेला छोड़ेंगे। हम इस घर को मंदिर बनाएंगे ताकि हमारा यहाँ आना जाना लगा रहे और हमारे जैसे गरीब लोग भी यहाँ पर अपनी रात गुजार सके। सोचिए जब पिताजी ऊपर से ये सब कुछ देखेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। बहू शायद तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तुम कहीं और 2-3 कमरे का घर देख लो, हम इस घर को तुम्हारे पापा की याद के तौर पर मंदिर के रूप में तैयार करेंगे। सुनीता की इजाजत मिलने के बाद दीप एक बड़ा सा घर देख लेता है, जिसके अपने पुराने घर को एक मंदिर में बदल देते हैं और अक्सर वहां आते रहते हैं। अब सब पहले से बेहतर हो चुका था।